जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें कुल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको करने के लिए आपको कुल 1 घंटे का समय मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट जो कि है हमारा जनरल नॉलेज। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा एट विच प्लेस गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। मतलब गौतम बुद्धा ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था इन्होंने सारनाथ में। कब दिया था? इन्होंने दिया था 11वीं सेंचुरी में, मतलब 11th सेंचुरी में। आपका डियर फॉरेस्ट जो कि आपके बोध गया के नॉर्थ में पड़ता है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब इन्होंने पहला उपदेश दिया किसके बारे में था? इन्होंने दिया था आपके 4 आर्य सत्य के बारे में। और वो 4 आर्य सत्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं 4 नोबल ट्रुथ। उनके बारे में इन्होंने अपने पहले सरमन में बोला था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए, सारनाथ। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा मोनालिसा इज अ फेमस फॉर। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि मोनालिसा एक पेंटिंग है। तो इसका आंसर क्या है आपका? एक फेमस पेंटिंग है। तो इसका आंसर तो हो गया पेंटिंग, बट ये है क्या? जो मोनालिसा है ये एक ऑयल पेंटिंग का तरीका है। ऑयल पेंटिंग है मतलब जिसको एक आपके इटालियन आर्टिस्ट और राइटर भी हैं वो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। यह लगभग 1506 में कंप्लीट हुई थी। इसमें है क्या? इसमें एक लड़की होती है जो आपकी आराम से बैठी हुई है, तो उसकी इसमें फोटो होती है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये एक पेंटिंग से। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा विच मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल हैव बीन कंफर्ड अपॉन द वीटो पावर। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य है जिसको वीटो पावर मिली हुई है? तो मैं पहले आपको बताता हूँ वीटो पावर क्या होती है। तो यूएन में जो हमारे 5 सदस्य हैं, या मैं कह सकता हूँ 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। वीटो पावर का फायदा क्या होता है? वीटो पावर एक तरह की ऐसी पावर होती है जब भी अगर हम किसी भी बात पे डिस्कशन करते हैं, मान लो कोई हमें एक किसी के खिलाफ या किसी के लिए कोई आदेश देना है, तो उसमें ना एक जितने भी आपके ये परमानेंट मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य हैं परमानेंट सदस्य 5, इनकी राय पूछी जाती है। अगर इनमें से कोई एक भी मना कर देता है कि नहीं जी ये नहीं करना चाहिए या ये सही नहीं है, तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको कैंसिल करा सकता है या तो उसको रोक सकता है। तो ये फायदा होता है वीटो पावर का। अब कौन कौन से ऐसे कंट्रियां हैं या कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो इनके पास वीटो पावर है? तो वो है आपके सबसे पहले है आपके चाइना, फिर है आपका रशिया, देन आपका यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये 5 वो कंट्रियां हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो क्या इनमें से सारी हैं? चाइना रशिया बिल्कुल है, अमेरिका ब्रिटेन ये दोनों भी है और फ्रांस भी है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ अबव। मतलब इसका आंसर है आपका डी। इन 5 के पास वीटो पावर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन। मतलब जो आपका राष्ट्रपति होता है हमारे भारत में, राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार चुनाव करवा सकता है? तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति एक ही बार, या जैसे हमें पता है जो हमारा यूएसए है अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है या 2 बार ही बन सकता है प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में आप जितनी मन चाहे राष्ट्रपति बन सकते हो। तो इसका आंसर तो आपका हो गया एनी नंबर ऑफ टाइम। एक चीज और भी है। क्या चीज? सब कहा जाता है कि प्रेसिडेंट अगर कोई बन गया तो उसके बाद उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा हमारे कहीं भी लोकतंत्र में नहीं लिखा हुआ। मानना यह जाता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद वो दोबारा से प्रेसिडेंट ही बनना चाहेगा। अब प्रेसिडेंट से नीचे प्राइम मिनिस्टर या एमपी एमएलए क्यों बनना चाहेगा? उसकी पोस्ट नीचे क्यों करना चाहेगा? तो इसीलिए लोग अपना पॉलिटिकल करियर खत्म सा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। तो प्रेसिडेंट दोबारा भी अपने आप को चुनाव में खड़ा कर सकता है और वो चाहे तो आगे और भी पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर है आपका डी, एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न तरफ जो कि है हमारा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्ड्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। जे का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो ये आपका है 370। अब ये 370 आर्टिकल क्या था? 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को 1954 में ये विशेष दर्जे का प्राप्त हुआ था। मतलब दो धारा 370 था, आर्टिकल 370 था, ये लागू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत जो आपका जम्मू कश्मीर है उसके पास अपना खुद का संविधान था, उसके पास अपना खुद का झंडा था। मतलब हमारे भारतीय झंडे से अलग भी उसके पास एक झंडा था, अपना अपना अलग से संविधान भी था। और वहां पे कुछ और भी रूल्स थे, जैसे कि वहां पे कोई भी बाहर का सिटीजन जमीन नहीं खरीद सकता। मगर 31 अक्टूबर 2019, क्या डेट बताई मैंने आपको? 31 अक्टूबर
2019 के बाद आपका जो ये जम्मू एंड कश्मीर था यहाँ से 370 को हटा लिया गया। मतलब 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक विशेष दर्जा नहीं है, वो नॉर्मल जो हमारे बाकी स्टेट या बाकी यूनियन टेरिटरी है इंडिया में उनकी तरह ही है। और इसी के बाद जो आपको जम्मू एंड कश्मीर है इसको स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी 370। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा द मिड डे मील स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ। जो मिड डे मील होती है स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री मतलब फॉलो कराती है, कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? तो अगर मिड डे मील है तो आप समझ जाओगे कि मिड डे मील भाई आपकी डिपेंडेंट होती है थोड़ा एजुकेशन से, क्योंकि बच्चों को खाना देना उनके स्कूल के टाइम पे, तो ये स्कीम के अंतर्गत आता है। तो ये आपको कौन देगा? तो ये आपको देता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब एचआरडी मिनिस्ट्री। ठीक है, बट आपको एक चीज याद रखना है कि अब एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है। अब जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो हटके बन गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो अभी जो प्रेजेंट में मैं बोलूं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर्स हैं वो है आपके रमेश पोखरियाल जी। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करी जाए मिड डे मील स्कीम की, तो मिड डे मील स्कीम सबसे पहले 1925 में तमिलनाडु में शुरू की गई थी। भाई इनका एक ही मोटिव था, मिड डे मील स्कीम का फायदा क्या होता है? उसका एक ही फायदा था कि बच्चों को अगर खाना स्कूल में मिलेगा तो बच्चे खुद आना चाहेंगे, मतलब एक तरीके से बच्चों की संख्या को बढ़ाना था। तो सबसे पहले उसको तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था, फिर तमिलनाडु से धीरे धीरे केरला में गया और धीरे धीरे फिर बाकी राज्यों ने उसको लिया और बाद में पूरे इंडिया में फैल गया। ठीक है जी, तो इसका आंसर है आपका सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके लिए जवाबदेही होती है, इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ जो कि हमारा ब्लैक मनी क्या है, काला धन क्या है? तो आपको पता ही है काला धन क्या होता है। काला नहीं होता है, काला धन वो होता है जो आप इलीगली अर्न करते हो, जिसका आप कोई टैक्स नहीं देते हो, अवैध रूप से अर्जित करते हो। ब्लैक मनी कहीं से भी कमा लेते हो, उसका कोई टैक्स नहीं भरते हो, गवर्नमेंट को कुछ मिलता ही नहीं है, कोई इसका आप प्रूफ नहीं देते हो कि आपको ये पैसा कहां से आया, तो उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी, ब्लैक मनी क्या है? इलीगली अर्न मनी। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा इन 20th कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में, जो आपका 2014 में 20वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसमें बबीता कुमारी, ये इंडियन है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन किस में जीता था, कौन से खेल में जीता था? तो बबीता कुमारी, मेरे ख्याल से आप सबने इनकी पिक्चर जरूर देखी होगी, बबीता कुमारी फोगाट, दंगल मूवी याद होगी, गीता कुमारी फोगाट, बबीता कुमारी फोगाट। हाँ, ये उन्हीं की बात हो रही है, बबीता कुमारी जी की बात हो रही है। तो ये किससे रिलेटेड थे? ये थे आपके रेसलिंग, कुश्ती से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इनको क्या मिला था? 20 नवंबर 1989 को तो भैया इनका बर्थ हुआ था, मतलब 1989 20 नवंबर को इनका जन्म हुआ था बबीता कुमारी फोगाट जी का। और 2014 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कहाँ हुए थे? ये आपके हुए थे सेल्टिक पार्क, ग्लासगो, यूके में हुआ था। अब जो इनका फाइनल मैच था, फाइनल मैच बबीता कुमारी जी का किसके साथ था? वो था आपका ब्रिटेनी लेवरेडियो के साथ, जो कनाडा से थी, उनके साथ था, और ये उसमें जीती थी और उसके बाद इनको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका ए, रेसलिंग। आइए बढ़ते हैं हमारे नौवें प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज स्पेशलाइज्ड इन। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, खेल प्राधिकरण को स्थिर किया गया, कौन से साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी को स्टेबलाइज किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 1984। ठीक, 25 जैन 1984 को इसको स्टेबलाइज किया गया था। अच्छा, इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मतलब क्या है या क्या फायदा है? ये यह ध्यान रखती है कि हर एक जो खेल है हमारे उनमें प्रॉपर कोचेस पहुंच सके, उनको फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखा जाए, प्रॉपर जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, वो सब उनको पहुंचाया जाए। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी का इसका ध्यान रखती है। अगर मैं बात करूं अभी का, तो अभी जो इसके प्रेसिडेंट है वो है आपके संदीप प्रधान जी। और एक आपको खास बात बताता हूं, जो इसका बजट था, मतलब 2020 से 2021 ईयर का जो इसका बजट है वो लगभग 500 करोड़ का है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इसका आंसर है आपका ए, 1984 को इसको स्टेबलाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा अरिहंत एक है। अरिहंत क्या है? अरिहंत यहाँ आपकी किताब का नाम नहीं आ रहा, जो आपकी किताब पढ़ते हो अरिहंत की, वो नहीं है यहाँ पे। अरिहंत क्या है यहाँ पे? अरिहंत हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन का नाम है। ठीक है जी, आईएनएस अरिहंत। अब आपने सुन लिया होगा आईएनएस अरिहंत क्या है। अच्छा, अरिहंत का मतलब क्या होता है? अरिहंत का मतलब होता है शत्रु को मारने वाला, मतलब जो आपके शत्रु को खत्म कर दे। यह एक पहला भारतीय परमाणु शक्ति चालित है, पनडुब्बी है जो परमाणु शक्ति से चलती है। इसको बनाने के लिए 2.9 अरब डॉलर का इस्तेमाल किया गया था। उसको बनाया कहाँ गया था? इसको बनाया गया था इंडिया के विशाखापट्टनम में। ठीक है,
अब इसको लॉन्च कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 26 जुलाई 2009 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है आपका डी, अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द मून इज अ, अच्छा मून क्या है, मून इनमें से क्या क्या है, मून एक कॉमेट है, सैटेलाइट है, प्लेनेट है या स्टार है। तो मून आपका एक सैटेलाइट है। आपने पढ़ा होगा मून क्या है, आपकी नेचुरल सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है नेचुरल, मून आपके अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, यह सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है अगर बोला जाए तो। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप एकदम बॉल की तरह होता है। अब एक चीज और याद रखनी है, मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, तो मून आपको चमकता कैसे दिखता है, मून क्या करता है, मून सूरज की रोशनी लेता है और इसके कारण आपको फिर वो मून चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रश्न उत्तर क्या है हमारा, इस प्रश्न उत्तर है हमारा बी, सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा हु रिसीव्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है। अच्छा, द्रोणाचार्य से आपको कुछ याद आ रहा है, द्रोणाचार्य आपने कहाँ सुना होगा, आपने सुना होगा महाभारत में। द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु द्रोण, जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई थी। तो उनका जो अवार्ड है, अब आप सोचिए ये किस में दिया जाना चाहिए, साइंटिस्ट को, मूवी एक्टर्स को, स्पोर्ट्स कोचेस को या स्पोर्ट्समैन को। तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचेस को, जो मतलब खेलों को सिखाते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये आपका 1985 से स्टार्ट हुआ था देना। ठीक है, अब ये कब दिया जाता है, हर 29 अगस्त को, 29 अगस्त को एवरी ईयर आपका खेल दिवस होता है। उस दिन द्रोणाचार्य अवार्ड की सेरेमनी की जाती है। द्रोणाचार्य अवार्ड के साथ आपका अर्जुना अवार्ड और भी जो खेल से संबंधित अवार्ड होते हैं वो जारे दिए जाते हैं। ठीक है, अब तक जब से ये स्टार्ट हुआ है अब तक टोटल 129 द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जा चुके हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर है आपका सी, स्पोर्ट्स कोचेस। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, किससे जाना जाता है आयरन मैन, लौह पुरुष के नाम से। तो इसका आंसर तो आप बिना देखे बोल सकते हो, इसका आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था आपका 31 अक्टूबर 1875 में। कहाँ हुआ था, नादियाड में हुआ था। और अगर बात करूं ये क्या थे, तो ये पेशे से बैरिस्टर थे, पॉलिटिशियन थे, समाज सेवक भी थे, ये भी बोल सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे स्वतंत्रता के समय में और स्वतंत्रता के बाद भी। तो कई ऐसे राज्य थे भारत में जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, जिनको मिलाने का जो सारा अगर मैं बोलूं क्रेडिट, तो वो इन्हीं के पास जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। इन्होंने ही सबको मनाया था या सबको, हर स्टेट को मिलाया था कि इंडिया में मिलो, तभी हमारे यहाँ पे इतने स्टेट, पूरा इंडिया एक कंट्री बन पाया। तो इसका आंसर है आपका डी, आयरन मैन कौन है हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द रेशियो ऑफ वाइड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। नेशनल फ्लैग की रेशियो क्या है वाइड के साथ उसकी लेंथ की, तो इसकी रेशियो क्या है, ये आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। इसका आंसर है आपका 2:3, 2:3 इसकी वाइड टू लेंथ रेशियो है। अब मैं अगर आपको बताऊं नेशनल फ्लैग के बारे में, तो इसके बारे में तो आपको सब पता ही होना चाहिए, ये तो हमारे बहुत गर्व की बात है। तो इसको जो तैयार किया गया था, इसको पिंगाली वेंकैया ने 1921 में तैयार किया गया था। ठीक है, अब आपका नेशनल फ्लैग के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, उसमें 3 रंग होते हैं। पहला रंग होता है आपका केसरी माने सैफ्रॉन, दूसरा होता है व्हाइट और तीसरा होता है आपका ग्रीन माने हरा। अच्छा, जो आपका पहला रंग होता है सैफ्रॉन केसरी, वो क्या दिखाता है, जो आपका पहला रंग है वो दिखाता है स्ट्रेंथ एंड करेज, यानी शक्ति और साहस को दर्शाता है। दूसरा जो हमारा रंग है वो है सफेद रंग। सफेद रंग क्या दिखाता है, सफेद रंग दिखाता है आपका पीस एंड ट्रुथ, यानी शांति और सच्चाई। और आपका जो तीसरा रंग है वो होता है हरा रंग। अच्छा, हरा रंग क्या दिखाएगा, हरा रंग दिखाता है फर्टिलिटी और ग्रोथ ऑफ लैंड, यानी उपजाऊ और जमीन के विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 2:3 यानी बी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1951 में ये तैयार हो गया था और तब से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे बच्चों को एक डाउट रहता है, वो डाउट क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आपसे यूएनओ का हेडक्वार्टर नहीं, यूएनओ का वो ऑफिस भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर इज द ऑफिस ऑफ यूएनओ, तो वो आपका जिनेवा में है। तो भूलिएगा नहीं, यूएनओ का ऑफिस आपका जिनेवा में है। ठीक है जी, तो अगर बात करी जाए यूएनओ के हेडक्वार्टर की, तो वो है आपका ए यानी न्यूयॉर्क। तो यहां हमारा पहला पार्ट
जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो कि है हमारा जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 16 क्वेश्चन, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेड प्लैनेट। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। वैसे अगर आप मेरी सारी सीरीज देखते आ रहे हैं टेट्समैन की, तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सेट में करा रखा है। तो अगर आपने देख रखा है तो आप इसका आंसर मुझे जरा पहले बताइए फटाफट, क्या इसका आंसर होना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। रेड प्लैनेट क्या है आपका, मार्स, जो मंगल ग्रह है वो आपका रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपको कुछ खूबी बताऊं या कुछ याद दिलाऊं, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी कि कुछ समय पहले की बात है, आपके लगभग नवंबर 2020 की बात है, कि जो आपका मार्स है वो अर्थ के इतने नजदीक आ गया था कि हम यूजुअली, मतलब बिना किसी टेलीस्कोप के या किसी और चीज के, हम डायरेक्ट अपनी नेक्ड आई से मार्स को देख सकते थे। और कई जगह देखा भी गया है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब जहां पे भी वातावरण एकदम साफ था, इन्वायरमेंट एकदम क्लीन था, वहां से आपका जो ये मार्स है वो देखा भी गया था। एकदम लाल रंग में ही दिखा था ये। ठीक है जी। तो इस प्रश्न उत्तर क्या है, रेड प्लैनेट कौन सा है हमारा, रेड प्लैनेट है हमारा मार्स, यानी बी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 17वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। जो विटामिन सी का दूसरा नाम है वो की है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम है। इसके अलावा भी और नाम है, जैसे कैल्शियम एस्कॉर्बेट, सोडियम एस्कॉर्बेट, ये भी इनके नाम है। ये भी आपको याद रखने चाहिए कि विटामिन सी को क्या पता उन नाम से पूछ ले पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विटामिन सी आपको किस किस चीजों से खाने से मिलता है। तो विटामिन सी आपको अगर चाहिए तो आपको आंवला, अमरूद, टमाटर, ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपको विटामिन सी मिलता है। और एक चीज और, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होता है। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आपको स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है। ठीक है जी। तो इस प्रश्न उत्तर आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का दूसरा नाम है, यानी बी। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड कुकिंग विच पार्ट ऑफ फूड इज मोस्टली डिस्ट्रॉयड। जब हम खाना पका रहे होते हैं तो उस समय खाने के अंदर ऐसा क्या होता है जो बहुत जल्दी नष्ट होता है। भाई हमें पता है खाने के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत चीजें होती हैं। तो सबसे पहले क्या खत्म होता है। तो सबसे पहले जो आपका खत्म होता है वो होते हैं आपके विटामिन। अच्छा, अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन सा विटामिन खत्म होता है, तो सबसे पहले जो विटामिन खत्म होता है वो है आपका विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी सबसे पहले खत्म होता है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम आए तो विटामिन बी 1, फिर विटामिन बी 5, बी 6, बी 9, इस तरीके से ये सबसे पहले खत्म होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न उत्तर आपका बी, विटामिन। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस, हिज टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल विल बी। अगर किसी भी मरीज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले भी आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, मैं उसी फॉर्मूला को दोबारा आपको बता रहा हूँ और उसको आप खुद सॉल्व करिए, मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू में F-32/9। यहाँ C माने आपका सेल्सियस स्केल है, F माने आपका फ़ारेनहाइट स्केल है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, C के बदले में आप 40 रखेंगे, बाकी तो सिर्फ आपको सॉल्व ही करना है, और वो तो मेरे ख्याल से आप सारे आसानी से कर ही लेते हैं। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा आपका 8 इज इक्वल टू F-32/9। ये हो गया आपका 72 इज इक्वल टू F-32। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो F की वैल्यू क्या आएगी, 72 प्लस 32, वो आपका बन गया 104। तो इसका आंसर क्या है आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर है आपका डी, 104 फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न, जो कि हमारा कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम। अच्छा, खाना पकाने में सबसे लंबा समय इनमें से कहाँ लगेगा। पहला है सी लेवल पर, मतलब समुद्र तल पर, दूसरा शिमला में, तीसरा माउंट एवरेस्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है आपका माउंट एवरेस्ट। अच्छा, मैंने सीधा माउंट एवरेस्ट ही क्यों बोला, क्योंकि माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पे है, वहां पे क्या होता है ऑक्सीजन की कमी, और अगर आपको खाना पकाना है तो आपको आग तो जलानी पड़ेगी, कंबशन तो करना पड़ेगा, और कंबशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम है तो खाना बनने में और टाइम लग सकता है। तो इसका आंसर है आपका सी, एट माउंट एवरेस्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न तरफ, जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन, वूलन क्लॉथ कीप्स द बॉडी वार्म बिकॉज वूल। अच्छा, ये बताइए जो आपका वूलन क्लॉथ, आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो आपकी बॉडी को गर्म क्यों रखता है, वही क्वेश्चन हमसे। तो उसके ऑप्शन है शरीर का तापमान बढ़ाता है,
अच्छा, दूसरा है क्या ऊष्मा का कुचालक होता है इसलिए, या ऊष्मा को शरीर से बाहर नहीं निकलने देता है। तीसरा है भारी वस्तुओं से उज्ज्वल गर्मी अवशेषित करता है। चौथा, उन भारी वस्तुओं से गर्मी को खारिज करता है। तो इसका आंसर है आपका बी, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ये हीट को तो पास ही होने देता, और आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी हीट है वो भी बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए आपको गर्मी मिलती है। तो इसका आंसर है आपका बी, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है। कैल्शियम कार्बोनेट तो एक गैस ही नहीं है, तो इसका आंसर तो आपको सीधा मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि तो गैस है ही नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रीन हाउस गैस नहीं करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा ग्रोथ इन प्लांट्स अकर्स। पौधों में वृद्धि होती है। अच्छा, जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग तो एक निश्चित आयु तक बढ़ते हैं, ऐसे ही जानवरों में भी होता है। क्या प्लांट्स में ऐसा होता है? क्या प्लांट्स की भी कोई लिमिट होती है कि वो वहीं तक बढ़ेंगे, या पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं? प्लांट्स की भी एक डेफिनेट पीरियड होता है, उनका भी एक निश्चित अवधि दी गई है कि आप एक डेफिनेट पीरियड तक ही बढ़ते हो। तो इसका आंसर है आपका बी, प्लांट्स भी एक डेफिनेट पीरियड तक ही बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल इन सीरम इज। सीरम में तथा कथित खराब कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका एलडीएल। एलडीएल क्या होता है? एलडीएल होता है आपका लो डेंसिटी, मैं बता देता हूं आपको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये आपकी एलडीएल की फुल फॉर्म है। एलडीएल ये है जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ठीक है। ये करता क्या है? ये जो आपकी आर्टरीज होती है उसको जाके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो इसका उत्तर है आपका सी, एलडीएल। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा बोन मैरो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करता है? आपका जो आपका बोन मैरो होता है वो आपका लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, रेड ब्लड सेल्स। अगर मैं बात करूं बोन मैरो, तो बोन मैरो के अंदर दो तरीके की होती है, एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करती है? आपके सेल के काम आती है। और जो आपकी येलो बोन मैरो होती है वो क्या करती है? वो आपको फैट को स्टोर करती है, आपकी बॉडी जो फैट बनता है वो उसको स्टोर करती है, ठीक है। तो इस प्रश्न उत्तर आपका सी, रेड ब्लड सेल्स। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें प्रश्न, जो कि हमारा द इंफ्रारेड रेडिएशन बाय सन आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय। मतलब ऐसा क्या है जो सूरज की जो विकिरण आती है, अवकरित विकिरण आती है, उसको कौन अवशोषित करता है, कौन अपने पास रोक लेता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है या वो है जो सन की इंफ्रारेड रेस को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल बनाने में इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पेंसिल बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है, यहाँ एक कार्बन का अपरूप है। एक बात और याद रखना, ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी एक अकेला ऐसा अधातु है जो बिजली को, तो ऊष्मा और विद्युत को पास करता है, सुचालक होता है ये। तो इसका आंसर है आपका डी, ग्रेफाइट है जो पेंसिल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 28वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर हम किसकी इकाई के तौर पर नापते हैं? तो लाइट ईयर जो है वो आपका डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए, जैसे स्पेस में आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो उस समय आप एज अ लाइट ईयर के तौर पर आंसर देते हो। इसका आंसर है आपका बी, डिस्टेंस। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका आंसर तो बिना देखे बोल सकते हो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है आपका जुपिटर। बृहस्पति सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बात करी जाए कितना है, तो 61.42 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, इतना बड़ा है। अच्छा, अगर बात की जाए सोलर सिस्टम में कौन से नंबर पे आता है, तो सोलर सिस्टम पे ये आता है 5th नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, तो सबसे बड़ा क्या है? जुपिटर। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द एज ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय। अगर हमें पृथ्वी की आयु निर्धारित करनी हो तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेडियोमेट्रिक डेटिंग का। ये क्या करता है? जो भी आपके पास फॉसिल्स है, जो भी नीचे दब गए हैं, या उनका इस्तेमाल करके एक आयु देता है, मतलब एक अंदाजा देता है। तो उसका क्या है आपका आंसर? बी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग।
आइए बढ़ते हैं हमारे 31वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। लास्ट ही वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब जो आपका मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए। जब सन और अर्थ के बीच में आपका मून आ जाता है तो उस टाइम पे जो होता है उसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, इसको आप हिंदी में सूर्य ग्रहण बोलते हो। अब अगर एक चीज बताऊं तो सूर्य ग्रहण आपका एक साल में कितनी बार होता है, लगभग लगभग 2 से 5 बार एक साल में सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न उत्तर आपका ए, सोलर एक्लिप्स होता है जब मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें प्रश्न पर, जो कि हमारा सुपरनोवा इज अ। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा आपका एक एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार है। ठीक है, अब अच्छा होता क्या है, जब स्टार्स अपने लाइफ साइकिल सबसे लास्ट में होते हैं तो होता क्या है, स्टार्स का एक्सप्लोजन हो जाता है, उसी को आप सुपरनोवा बोलते हो। वैसे देखा जाए तो स्पेस में सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होता है ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर है आपका ए, एन एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। सन की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? तो अगर बात की जाए सन की आउटर मोस्ट लेयर को, सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना, इसको आप आउटर मोस्ट लेयर बोलते हो। लेकिन कई बार ना इसमें डाउट रहता है, क्यों? क्योंकि कोरोना के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखते ही नहीं है। अगर बात की जाए इसके इनर मोस्ट लेयर की, तो अगर सन की इनर मोस्ट लेयर का नाम बताऊं तो वो है आपकी कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन। अगर मैं बात करूं आउटर लेयर की, तो होता है पहले फोटोस्फेयर, देन क्रोमोस्फेयर एंड लास्ट में कोरोना। तो कोरोना आपकी आउटर मोस्ट लेयर है सन की, इसका आंसर है आपका डी, कोरोना। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 34वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स अमंग ह्यूमंस। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो मनुष्यों में मच्छर के काटने की वजह से होती हैं? तो क्या क्या है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मलेरिया, फ्लैरिसिस, पोलियो, माइलिटिस। तो माइलिटिस नहीं फैलती है तो ये तो हो ही नहीं सकता। देन यहाँ पे भी आते हैं, तो यहाँ पे एंकिलोस्टोमियासिस, ये भी नहीं फैलती है। तीसरा है आपका डेंगू फीवर, फैलता है। वायरल एनसेफेलिटिस, ये भी फैलता है। और येलो फीवर भी फैलता है। तो आपका जो सी आंसर है, ये वो बीमारियां हैं जो सारी मच्छरों के काटने से ह्यूमन बींग्स में फैलती है। तो इसका आंसर है आपका सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका किडनी होता है, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। करता क्या है वो? टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, यहाँ आपका सेकंड पार्ट जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय पर नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें, यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे, जो कि है हमारा मैथमेटिक्स।
यानी गणित। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है 36वां क्वेश्चन। इन अ शेड देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ काउस एंड चिकन्स। इफ देयर आर 50 हेड्स एंड 184 फीट, हाउ मेनी काउस आर देयर इन द शेड? अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई एक शेड है उसके अंदर 50 तो आपको सर दिख रहे हैं और 184 पैर दिख रहे हैं, तो हमें पूछा गया है कि इनमें से काउस कितनी होंगी और मुर्गियां तो नहीं पूछा गया, वैसे मुर्गियां भी कितनी होंगी हम बता सकते हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए कोई ज्यादा ट्रिक का इस्तेमाल ना करके अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं तो हम इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 10। अगर मान लो 10 लेता हूं मैं, गाय की संख्या 10, अगर 10 गाय हैं तो इसका मतलब उनके 4 पैर, सबके एक एक, तो 40 तो पैर हो गए। उसके बाद अब बचते हैं, वहां पे टोटल 50 जानवर हैं, तो 10 तो गाय हट गई, बचे 40। 40 मतलब उसमें मुर्गियां होंगी, मुर्गियों के होते हैं पैर 2, तो 40 दो नहीं हो गया 80, 80 और 40 ये हो गया तुम्हारा 120, लेकिन पैर कितने होने चाहिए 184, तो मतलब आपका पहला ऑप्शन 10 तो गलत है। दूसरा चेक करके देखते हैं, दूसरा भी ऐसे चेक करेंगे हम, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 8 चौके होता है 32, बचे कितने, बच गए 42, 42 को करोगे 2 से, इसका आंसर आएगा 84, ऐड करोगे तो 4 2 6 और 8 3 11, तो 116, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा पुट करते हैं 42 को, तो 42 को पहले आप मल्टीप्लाई करो 4 से, ये आया आपका 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बचे कितने, बच गए 8 सर, 8 दूनी 16, तो अगर मैं 168 को और 16 को जोड़ता हूं तो मेरा आंसर आएगा 184, मतलब इसका आंसर क्या है, सी 42 काउज होंगी। ठीक है, ये आसान तरीका था, आप ऑप्शन को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न तरफ जो कि हमारा 37वां प्रश्न। अ रिडक्शन ऑफ 20% in the price of rice enables to person to buy 4 kg more for ₹100। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा, मतलब राइस का एक्चुअल प्राइस क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि अगर मैं रेट में 20% कम कर दूं तो जो बंदा खरीदने गया उसको 4 किलो और फालतू मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करें, इसको करने के लिए हम एक आसान तरीका लगाते हैं। हम पहले लेट करते हैं कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस होगा वो क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, मैं इसके ओरिजिनल प्राइस को लेट कर लेता हूं। तो ओरिजिनल प्राइस क्या बोला, मैंने बोला एक्स, रुपीज एक्स पर केजी। देन अगर मैं बात करी जाए कि राइस किसने कितना खरीदा, तो राइस जो उसने खरीदा वो खरीदा होगा उसने, मैं ये भी लेट कर लेता हूँ वाई के जी, उसने राइस खरीदा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो मैं बताऊं, तो अगर मैं उसी प्राइस पे राइस खरीदता हूं तो मेरे पास कितना रुपया है, 100 रुपीज। तो इस तरह आपकी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी बनानी है मेरे को, दूसरी कैसे बनाऊंगा, मैं दूसरी बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, 80%, तो 80 अपॉन 100 इसका ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई करिए किसके साथ, y प्लस 4 के साथ, क्योंकि उसने 4 के जी खरीदा है, इज इक्वल टू में 100। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा इसकी जगह का इस्तेमाल करता हूँ। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में ये कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 100 अपॉन वाई, इसको आप थर्ड बोल सकते हो। अब अगर मैं सेकंड के अंदर थर्ड वाली वैल्यू पुट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 80 अपॉन 100 इंटू में 100 अपॉन पे वाई। ठीक, इस तरह से y से y कट गया, 100 से 100 कट गया, और यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा y प्लस 4 इज इक्वल टू में 100। अब 80 अपॉन y, y प्लस 4 इज इक्वल टू में 100। क्या कर सकते हैं हम, y उधर चले जाएगा तो 80y प्लस में 320 इज इक्वल टू में 100y। सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका 20y इज इक्वल टू में 320। तो इस तरह जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 16, तो मतलब उसने कितना लिया, 16 kg। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ओरिजिनल प्राइस निकालना है हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, x इंटू वाई के बदले आप रखो 16 इज इक्वल टू में 100। ठीक है जी, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 बाय पे 16, तो इसका आंसर आप निकालो, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 6.25। तो क्या कीमत बैठी है,
तो कीमत है आपकी ₹6.25, इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न तरफ, जो कि हमारा 38वां क्वेश्चन जो है हमारा, अ स्टूडेंट वॉकिंग टू स्कूल फ्रॉम हिज होम एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 10 मिनट्स लेट एंड व्हेन वॉकिंग 6 किलोमीटर पर आवर रीचेस 15 मिनट्स अर्ली, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। एक बंदा है, मतलब एक छात्र है जो अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है। अगर वो 5 की स्पीड से जाता है तो भैया वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे, मतलब अपनी स्पीड को 5 से 6 कर दे, तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि उसका घर उसके स्कूल से कितनी दूरी पे है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हम थोड़ा सा एज अ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ जो मुझे डिस्टेंस बोला गया। तो मैंने बोला लेट जो डिस्टेंस है, मैंने उसको ले लिया, आपका डिस्टेंस को मैंने माना डी। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद जो टाइम लगा, तो जो पहले टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी1 का फॉर्मूला क्या हो गया, डी अपॉन टी। स्पीड क्या थी उसके पहले, वो थी 5, तो टी1 का हो गया टी1 इसको डी अपॉन 5। तो और उसके बाद इसे हम टी2 निकाल लेते हैं, टी2 मतलब टाइम 2, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस, और दूसरी स्पीड क्या थी 6। तो इस तरह हमने दोनों का टाइम निकाल लिया। अब अगर मैं इन दोनों टाइम का डिफरेंस निकालूं तो वो क्या बनेगा, वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो टी1 माइनस टी2 इज इक्वल टू में डी बाई 5 माइनस में डी बाई 6, सॉल्व करोगे तो 36d माइनस 5d, आंसर आया d बाई 30। तो ये तो आया आपका टी1 माइनस टी2 का डिफरेंस। ये क्या आया है, ये आया है आवर में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से जो मुझे गिवन है मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो टी1 माइनस टी2 अगर मुझे गिवन है मैं उसका इस्तेमाल करूँ तो मुझे टी1 कितना गिवन है, वो गिवन है 15, और टी2 कितना गिवन है, अगर मैं माइनस करता हूँ आपका -10 को, बट याद रखना ये किस में है, ये दोनों आपका मिनट में है। तो इसका आंसर आएगा आपका 25 मिनट। ठीक है जी, तो ऊपर टी1 माइनस टी2 का जो आंसर आया था वो आया था डी बाई 30, और यहाँ आया आपका 25 मिनट। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसको करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, तो क्या बनेगा आपका, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करूं तो मुझे क्या बनेगा, ये है आपका डी बाई 30। ठीक है जी, और जो आपका ये 25 आया है जो मिनट में था, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 25/60। तो अगर मैं डी को सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा डी का 12.5 किलोमीटर, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है उसके स्कूल से उसका घर का, वो है 12.5 किलोमीटर। इसका आंसर है आपका डी 12.5 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन मैंने ऐसे ट्रिक की तरीके से ही कराया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही ट्रिक यूज करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ए बी सी are working together, finish a piece of work in 4 days. If A and B together finish in 12 days and A and C finish in 4 days, how long will B and C working together to finish the work? मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर A B C तीनों मिलके करते हैं तो 4 दिन लगता है। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको सही से। अगर A B और C तीनों मिलके करते हैं तो लगता है भाई इनको 4 दिन। अगर ए और बी मिलके करते हैं तो इनको लगता है भाई 12 दिन। ए और सी मिलके करते हैं तो इनको लगता है भाई 4 दिन। हमें क्या पूछा है कि अगर बी और सी मिलके करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करने के लिए हम कुछ अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो अप्रोच किस ऐसे, अच्छा ये बताइए ए बी सी तीनों मिलके 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में तीनों कितना काम करते होंगे, ये भाई एक दिन में काम करते होंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक दिन में करते हैं ये 1/4 का। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, मुझे पता है ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करते हैं काम, तो क्या मैं इस ए प्लस बी के बदले में 1/12 लिख दूं, क्योंकि भाई तो एक दिन में 1/12 काम करते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1/4 माइनस 1/12 इज इक्वल टू में 12 एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 मतलब 2/12 इज इक्वल टू में 1/6। तो मतलब सी करता है एक दिन में 1/6 काम, मतलब सी को लगते हैं टोटल 6 दिन काम करने में। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपका बी का भी निकाल लेता हूँ। तो
थोड़ी सी आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, जगह हल्की सी हमारे पास कमी है जगह की। तो यहाँ कैसे करेंगे, सेम अप्रोच में अप्लाई करूंगा अगले कंडीशन के लिए। तो वहां में क्या लिखूंगा, वही a प्लस बी प्लस सी मिलके करते हैं 1/4, 1/4 काम करते हैं एक दिन में। वही मैं क्या करूंगा, a प्लस सी के बदले में मैं आपका पुट करूंगा 1/4, और मैं इसी तरह निकाल लूंगा आपका b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, b की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब b कोई काम ही नहीं करता। तो हमें क्या पूछा, हमें पूछा था b प्लस सी, तो b करता है 0 दिन में काम, करता ही नहीं है, और सी करता है सिर्फ। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल लगेगा 6 दिन। तो मतलब क्या है आपका डी, 6 दिन में बी और सी मिलके काम खत्म कर लेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 40वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा इफ 2x प्लस 7y is to 5x plus 3y is equal to 11 रेशियो 3। हमें निकालना है y अपॉन x, है ना, कि y अपॉन x बोला गया है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 2x प्लस 7y अपॉन 5x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 11/13। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा 26x प्लस में 91y 55x प्लस में 33y। मतलब मैंने करा क्या है, मैंने इस 13 को पहले 2x से मल्टीप्लाई करा, फिर 7y से, इसी तरीके से 11 को पहले 5x से, फिर 3y से। नजदीक ले आता हूँ, काम आसान हो जाएगा मेरा। 91y माइनस में 33y इज इक्वल टू में 55x माइनस में 26x। जिसका आंसर आएगा वो आएगा, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 58y और यहाँ पे आएगा आपका 29x। हमें निकालना है y अपॉन x, तो हो जाएगा आपका 29/58। तो कटिंग करने पर आंसर आएगा आपका 1/2। तो y अपॉन x की रेशियो क्या है, वो है आपकी 1/2, माने 20 का आंसर है। तो इसका आंसर है आपका बी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द एज ऑफ फादर 20 years ago was the age of his son now। मतलब क्वेश्चन कहता है कि 20 साल पहले पिता की जो आयु थी वो आयु थी जो इसके बेटे की आयु आज है, ठीक है। इसी तरीके से जब पिता की आयु उसकी डबल हो गई, मतलब वो कहना चाह रहा है आज, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो पिता की जो आयु है उसकी बेटे की आयु से डबल है, ठीक है। हमें निकालनी है फादर और सन दोनों की एज, प्रेजेंट एज। तो हम लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर की हम क्या कर लेते हैं, फादर की हम मान लेते हैं x, और अगर मैं बात करूं सन की तो वो मैं मान लेता हूं y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा पहला पार्ट है वो कहता है कि 20 साल पहले, वो 20 साल आप कैसे करेंगे, मतलब x माइनस 20, मतलब उसके फादर में 20 साल पहले वो एज क्या थी, वो जो y की आज है, ठीक है। इससे मेरा बनता पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वंस अगेन, अब वो कहता है कि अगर पिता की आयु आज के टाइम पे उसके बेटे की आयु से डबल हो गई है, तो डबल हो गई तो हमें बेटे की आयु पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही दूसरा क्वेश्चन। अब इसी तरीके से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो हम क्या करते हैं 2y माइनस 20 इज इक्वल टू में y, फिर इसी तरीके से फिर 2y माइनस में y इज इक्वल टू में 20, फिर y की वैल्यू होगी 20। अगर y की 20 आई है तो x की क्या हो जाएगी, x की हो जाएगी 2 इंटू में 20, मतलब में 40 ईयर्स। तो फादर की है 40 और सन की है 20, तो ऑप्शन क्या है हमारा बी। तो बी इसका आंसर है, 40 ईयर्स फादर की है और 20 ईयर्स आपकी सन की है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन तरफ, 42 क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा अ कार रन्स टिल 1/8 ऑफ द फ्यूल इज कंज्यूम्ड। मतलब एक गाड़ी चलती है जब तक कि उसकी पूरी टंकी का 1/8 फ्यूल हम ना खत्म कर दें। और फिर हमने क्या करा, फिर हमने टैंक में 21 लीटर तेल डलवाया। अब मुझे पूछा गया है कि उस टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम लेट करते हैं जो उसकी लिमिट है, मतलब कैपेसिटी, वो हो गई आपकी x। तो कहता क्या है कि अगर मैं x/8 को बचा लेता हूं और उसमें 21 लीटर और डाल देता हूं तो बनेगा क्या, वो x बन जाएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या लगेगा, टाइम तो लगना ही नहीं हमारा। तो 21 इज इक्वल टू x माइनस x अपॉन 8, 21 इज इक्वल टू 8x माइनस x बट्टे पे 8। सॉल्व करोगे तो 21 इंटू में 8 अपॉन पे 7 इज इक्वल टू में x। कटिंग करने पर x का आंसर आ जाएगा 24 लीटर, मतलब
उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी है C24 लीटर। इसका आंसर आपने बड़ी जल्दी से निकाल लिया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा 5√x। यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये 5 यहाँ नहीं है, ये 5 इसके साथ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, उसके लिए सॉरी। तो 5√x इज इक्वल टू 2.5 है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। 5√x इज इक्वल टू में 2.5, 5 वहां मल्टीप्लाई का है तो वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.5। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करता हूँ। उससे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ बचा x और ये बन जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर। वो क्या होता है, वो होता है आपका 0.25। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, 0.25। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94। तो ये क्या बन रहा है, 106 इंटू 106 क्या बोल सकता हूं मैं, 106 का स्क्वायर। इसी तरीके से 94 इंटू 94 का हो गया 94 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, वो कहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या है आपके पास, 106 प्लस में 94, और इस साइड क्या रहेगा, इस साइड आपका रहेगा 106 माइनस में 94। तो 106 में 94 जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 200। ठीक है, अगर 106 में 94 आप हटाओगे तो यहाँ आपका आंसर आएगा 12। तो 12 दूनी होता है आपका 2400। इसका आंसर क्या है आपका ए, 2400 इसका आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 6, LCM इज 60, 1 नंबर इज 30, फाइंड द अदर नंबर। इसके लिए तो बड़ा आसान सा ही सिस्टम है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि HCF इनटू में LCM इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर N1 and N2। HCF है 6, LCM है 60, 1 नंबर है 30, हमें निकालना है सेकंड नंबर। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, वही जो आप सॉल्व करते आ रहे हो अब तक। 0 से 0 काटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, N2 की वैल्यू आ गई 6 दूनी 12। इसका आंसर क्या है आपका डी, 12 इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन, जो कि हमारा RS 2000 अमाउंट्स टू RS 2226.05 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बात आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो है हमारा 2000 रुपीज में, और जो हमारा अमाउंट बना है 2 साल बाद वो है हमारा 2226.05। टाइम है आपके पास 2 साल का। निकालना क्या है, निकालना आपको रेट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम अमाउंट का, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में P इंटू में 1 प्लस में R बाई 100 की पावर टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो जो दे रखा है उसको आप लिख लेते हैं। 2226.05 इज इक्वल टू में आपके पास यहाँ पे है 2000, ब्रैकेट में 1 प्लस R आपको पता ही नहीं है, पावर हो गई 2। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो वही काम जो आप करते आए हो, 2000 वहां मल्टीप्लाई करता तो यहाँ की डिवाइड पर आ जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2। सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर जो आपका सॉल्व हो क्या आएगा, वो आएगा आपका, तो ये क्या आएगा आपका सॉल्व करने पर, ये कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो ये पॉइंट है मैं उसको हटा रहा हूँ, पॉइंट हटाते यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी, 1 प्लस में R बाई 100 की पावर आपकी हो जाएगी 2। अगर मैं कटिंग करता हूँ तो कटिंग में मुझे क्या आंसर मिलेगा, जो मुझे मिलेगा वो है आपका 44,521 अपॉन पे 40,000 इज इक्वल टू में आपका 1 प्लस R बाई 100 की पावर वही सेम रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक आसान काम कर लेता हूँ, उसको करने के लिए थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है, उसके लिए सॉरी। अब ये 4,521 किसका रूट है, ये है आपका 211 का रूट, नीचे है आपका 200 का रूट, और उधर से पावर तो हट चुकी है,
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 11/2 मतलब 5.5%। तो इसका आंसर क्या है आपका, जो आपका सी है वो इसका आंसर है 5.5%। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा फाइंड द सम ऑफ। आपको कुछ डाटा दे रखा है, आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका सम निकालना है। तो मैं काम करता हूँ, आपको सही से करा के दिखा देता हूँ, कोई बहुत बड़ा टाइम तो लगेगा नहीं हमें। तो जो भी नंबर है उसको जरा हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप दे के नोट करिएगा ताकि आपको पॉइंट के साथ लिखने में दिक्कत ना आए। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आप पॉइंट को संभाल सको, आप याद रख सकोगे कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। बाकी करने में टाइम नहीं लगता, इन क्वेश्चनों को बड़े आसान होते हैं ये। ऐड करता हूँ 9 11 का 1 3 to 5 और 1 6 9 5 14 1 15 का 5 कैरी 1 2 1 3 to 5 8 5 13 13 और 2 15 का 5 कैरी once again 1 3 1 4 4 4 8 8 और 4 12 2 कैरी 1 4 1 5 5 4 and 3 8.92243। What is your answer? 349.825561। तो कौन सा मैच कर रहा है इसमें? ए। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा एवरेज वेट ऑफ 10 मैन increased by 3 kg when one man of whose weight is 80 kg is replaced by a new person। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, 10 पुरुषों का जो औसतन वजन है उसमें 3 किलोग्राम की कमी आती है अगर मैं क्या करूं, एक 80 किलोग्राम का नया व्यक्ति उसमें ले आऊं किसी एक को हटा के। तो जो नया व्यक्ति है उसका वजन कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो इसको करने के लिए भी थोड़ा सा ट्रिक की तरीके से इस्तेमाल कराऊंगा मैं आपको, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो हम करते क्या है, हम लेट करते हैं कि जो ओरिजिनल एवरेज है, मुझे तो पता नहीं एवरेज क्या है, तो मैं मानता हूँ जो मेरा एवरेज है वो है मेरा एक्स। ठीक है, अब अगर मैं टोटल सम निकालना चाहूं तो मैं सम दो चीजें मिलकर निकालूंगा। एक तो भाई सम ऑफ 9 पर्सन, तुम्हारे 9 लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका तो भाई उनको एकदम सेम टू सेम है। और दूसरा एक 10वां पर्सन, तुम्हारा 10th पर्सन हो जिसको बाद में हटाएंगे। ठीक है, तो कहने का चाहता है कि एक बार तो जो हमारा एस है वो बनेगा s/10, भाई तो सिंपल जो सम था उसका अपॉन 10 रहेगा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये रहेगा आपका s9 प्लस में 80 अपॉन पे 10, ये हमारा x का था। तो इसके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, वो मेरा बन सकता है x बराबर s9 अपॉन 10 प्लस में 8, या फिर 10x इज इक्वल टू में s9 प्लस में 8। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आई थिंक यहाँ तक तो आपको किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सिंपल सॉल्यूशन ही कराया अब तक। अब मैं क्या करूं, अब अगर मैं 80 केजी वाले बंदे को हटाता हूं और उसके कारण क्या होगा, जो मेरा एवरेज वेट है उसमें 3 किलो की कमी आ जाएगी। तो मतलब अगर 3 किलो की कमी आती है तब जब मैं जो आपका 80 किलो वाला बंदा था उसको मैं हटा दूं, मतलब कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, 10x माइनस 30 इज इक्वल टू में s9 प्लस में वेट। अच्छा, यहाँ पे 10x की वैल्यू पता है ना मुझे, s9 प्लस 8, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ क्योंकि सेम ही है। s9 प्लस 8 माइनस 30 इज इक्वल टू s9 प्लस में वेट। s9 से s9 कट गया, क्या बचा आपके पास, ये जो आपका वेट बचेगा वो बचेगा आपका, तो ये जो आपका वेट बनेगा वो क्या बचेगा, वो आपका बचेगा वेट वो होगा आपका 50 केजी। ठीक है, तो जो नया बंदा है उसका वेट कितना हो जाएगा आपका 50 केजी। इसका आंसर क्या है आपका सी, 50 केजी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन, जो कि हमारा फैक्टराइज करना है आपको 63a² माइनस 112b²। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि 63 किसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको। 7 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 7a² माइनस में 16b²। अब तो आपके हाथ का खेल है, ये है आपका 3a का होल स्क्वायर और ये है आपके 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, खोलेंगे तो 7 3a प्लस 4b, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर ही लिखा था, 3a माइनस 4b। इसका आंसर किससे मैच कर रहा है, ये आपके मैच कर रहा है सी से। इसका आंसर क्या है आपका सी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब
whose surface area is 600 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको एक क्यूब का सरफेस एरिया दे दिया, तो हमें दिया है सरफेस एरिया क्यूब का 600। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 6a स्क्वायर इक्वल टू 600। तो इससे a स्क्वायर की वैल्यू होगी 100। सॉल्व करने पर a की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। 10 मीटर क्या है आपकी क्यूब की एज आ गई। हमें निकालना क्या है, डायगोनल है, मतलब जो भी एक लेंथ है डायगोनल की उसका फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। तो मतलब 10√3 मीटर आपका इसका आंसर है, मतलब इसका आंसर है ए 10√3 मीटर। तो यहाँ हमारा इंडियन सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट 5 होता है खत्म। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप और क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने जो तैयार कर रखे हैं आप उसका इस्तेमाल कर सके, उसको सॉल्व कर सके, तो उसके लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।